आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ ट्वेल्थ क्लास में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो इस चैप्टर में हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे और फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया जाएगा। कैसे गैमिट एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब पॉलिनेशन देखा जाएगा इसका। कैसे गैमिट फ्यूज होंगे यानी फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी देखा जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। उसके बाद के जो इवेंट है यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इसमें डिटेल में स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर में। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो फ्लावर्स हैं, ह्यूमन से क्या रिलेशन है और कितना पुराना रिलेशन है। ह्यूमन से इतना पुराना रिलेशन है कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि फ्लावर का रिलेशन ह्यूमन से कितना पुराना है, क्या रिलेशन है। तो उसके रेस्पेक्ट में ये समझिए कि जैसे ह्यूमन जो है कई सारी चीज़ें फ्लावर से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें से कुछ मेजर जो चीज़ें हैं वो हैं, जैसे फ्लावर्स एक ऑब्जेक्ट है किसके लिए, तो सेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फ्लावर्स का। परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके कुछ वैल्यूज हैं। तो किस रेस्पेक्ट में वैल्यूज हैं, तो एस्थेटिक वैल्यूज हैं इसके। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यूज हैं इसके। ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं। आज के टाइम पे हर जगह कोई छोटी से छोटी सजावट हो या बड़ी से बड़ी सजावट हो, हर जगह फ्लावर यूज किया जाता है। सोशल वैल्यूज हैं इसके, रिलीजियस वैल्यूज हैं, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, ठीक है, या किसी भी धर्म का कोई भी जो रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ पे फ्लावर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसके कल्चरल वैल्यूज हैं। ठीक है, ये एक सिंबल है, कई सारी चीज़ों को, कई सारे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। जैसे ह्यूमन की फीलिंग को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा सिंबल है, जैसे लव को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए फ्लावर, अफेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए फ्लावर, हैप्पीनेस, किसी को कोई खुशी को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए फ्लावर्स, दुख को व्यक्त करना हो या फिर शोक को, शोक मतलब सीधा समझिए कि कोई भी डेथ सेरेमनी है इस टाइप की, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, तो फ्लावर की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। और कितना पुराना रिलेशन है ये किसी को भी नहीं पता आज तक कि कितना पुराना रिलेशन है फ्लावर्स का ह्यूमन के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ अगर फ्लावर है तो फ्लावर से ही क्या बनेगा, तो फ्लावर से बनेगा फ्रूट। ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या होगा, तो फ्लावर के मतलब फ्रूट के अंदर जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो सीड्स बनाएंगे, और इन सीड्स के थ्रू फ्लावर जो है वो अपने स्पीसीज को कॉन्टिन्यू रखेगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए सीड की रिक्वायरमेंट है। और ये सीड कहाँ से आएगा, तो ओव्यूल से। फ्रूट कहाँ से आएगा, तो फ्लावर ओवरी से आएगा। और ये किसके पार्ट हैं, तो ये हैं फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कुछ चीज़ें हैं उनको समझा जाए। सबसे पहला तो ये स्टेम, स्टेम के ऊपर डेवलप हुआ फ्लोरल प्रीमोर्डियम। स्टेम के ऊपर क्या डेवलप हुआ, तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम। इस फ्लोरल प्रीमोर्डियम से डेवलप हुआ इन्फ्लोरेसेंस। यही इन्फ्लोरेसेंस आगे चल के बनाता है फ्लोरल बड, और यही फ्लोरल बड आगे चल के बनाते हैं फ्लावर्स। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, पहला हार्मोन या हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंटल चेंजेस या इन्वायरमेंट, तीसरा ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। इतनी चीज़ें क्या हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इन इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, ये फैक्टर कराते क्या हैं, तो ये फैक्टर कराते हैं
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन। तो ये क्या कराएंगे, तो दे कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे कॉजेज ग्रोथ, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, या सीधा समझिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से स्टेम जो है वो फ्लोरल प्रिमोर्डियम में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट क्या हुआ, मतलब स्टेम के ऊपर फ्लोरल प्रिमोर्डियम बने, वो फ्लोरल प्रिमोर्डियम जो है वो इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हुए। इन्फ्लोरेसेंस बनाता है फ्लोरल बर्ड, या डेवलप होता है फ्लोरल बर्ड में, और वो फ्लोरल बर्ड बनाते हैं फ्लावर्स, ठीक है। तो अब इस फ्लावर को क्या बोला गया, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो इस फ्लावर्स को क्या बोला गया, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब देख लेते हैं हम लोग पार्ट्स, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं। पार्ट्स, इस पार्ट्स में मेजर 4 चीज़ें हैं। इस पार्ट्स में जो मेजर हैं ये हैं 4 चीज़ें। पहला कैलिक्स, कैलिक्स को बोला जाता है सेपल, ठीक है। दूसरा है कोरोला, कोरोला को बोला जाता है पेटल्स। तीसरा है एंड्रोसियम, तीसरा है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, तो ये वर्ल्ड ऑफ स्टामेन, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्टामेन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसके साथ साथ जो चौथा पार्ट है, चौथा है गाइनोसियम, गाइनोसियम। और ये गाइनोसियम क्या है, तो गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम क्या हुआ, तो गाइनोसियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम का दूसरा नाम क्या बोला गया, स्टामेन, स्टामेन या एंड्रोसियम। एक्चुअल में एंड्रोसियम का यूनिट है स्टामेन, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जो है उसे बोला गया स्टामेन, ठीक है। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोला गया, स्टामेन। कोई भी अगर टिपिकल स्टामेन है, कोई भी अगर टिपिकल स्टामेन है, तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगे, जैसे टिपिकल स्टामेन में 2 चीज़ें हैं, एक तो है फिलामेंट, दूसरा है एंथर, दूसरा है एंथर, ठीक है। किसी भी टिपिकल स्टामेन के अंदर 2 चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, फिलामेंट और एंथर। और स्टामेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड्रोसियम को। वर्ल ऑफ स्टामेन जो है उसी को बोला जाता है एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब फिलामेंट के बारे में समझते हैं। फिलामेंट क्या है, तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टार्क बोला जाता है इसे। फिलामेंट को और क्या बोला जाता है, तो स्टार्क बोला जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी जो पास वाला एंड होगा, जब भी हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करते हैं तो हम वो उसे मिड लाइन्स के कंपेयर करते हैं। तो फ्लावर का जो, या किसी भी प्लांट का जो मिड लाइन है, प्लांट का मिड लाइन होता है उसका स्टेम। प्लांट का मिड लाइन क्या है, उसका स्टेम। अब इस स्टेम से एक ब्रांच निकला है और यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। तो इस पार्ट, ये जो पार्ट है, जो कनेक्शन वाला पार्ट है, ये तो है थैलामस। ये क्या हुआ, थैलामस। अब इस थैलामस से यहाँ अटैच है एंथर, यहाँ पे ये एंथर हो गया। तो थैलामस से एक्चुअल में ये फिलामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया, फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल यानी इस स्टेम से जो पास वाला पार्ट है ये है थैलामस। और थैलामस से तो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, ये प्रॉक्सिमल एंड वो किससे जुड़ा है, तो थैलामस से, यानी प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड विथ थैलामस। और इसी थैलामस का दूसरा नाम है रिसेप्टिकल,
रिसेप्टिकल। ठीक है। डिस्टल एंड यानी दूर वाला एंड वो है एंथर से अटैच है फिलामेंट का, तो डिस्टल एंड अटैच विथ एंथर। ठीक है, डिस्टल एंड किससे अटैच हुआ? एंथर से। किसी भी फिलामेंट यानी किसी भी फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट हैं अलग अलग स्पीसीज में, उनका नंबर और लेंथ वेरिएबल होगा। फ्लावर के अंदर स्टामेन का जो नंबर और लेंथ है वो वेरिएबल होगा डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? तो ये हो गया फिलामेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं एंथर के बारे में। एंथर, ठीक है, एंथर जैसे ये हो गया बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यानी दो लोब। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब हुआ यहाँ पे दो लोब प्रेजेंट हैं, जैसे इस टाइप का, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, ये दो लोब हैं, ये दोनों लोब क्या बना रहे हैं? एंथर को। ईच लोब हैविंग टू थीका। थीका मतलब सीधा समझिए कंपार्टमेंट। थीका मतलब कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हर एक थीका के अंदर, सॉरी, हर एक लोब के अंदर दो थीका हैं। यानी अगर ये लोब 1 है, ये क्या है? लोब 1, और ये क्या है? लोब 2, ये है लोब 2। तो इसमें भी कंटेन 2 थीका, इसमें भी क्या होंगे? तो कंटेन 2 थीका, कंटेन 2 थीका, और यहाँ भी क्या होंगे? तो ये भी कंटेन 2 थीका, कंटेन 2 थीका। ठीक है, तो ईच लोब हैविंग 2 थीका दैट इज डाइथिकस। उसे क्या बोला गया? डाइथिकस। यानी अगर एक लोब में दो थीका हैं तो उसे बोला गया डाइथिकस। इसका मतलब एंथर जो है कंप्लीटली, अगर एंथर की बात करें तो ये टेट्राथिकस हुआ। ये क्या हुआ? तो ये हुआ टेट्राथिकस। ठीक है, ये हुआ टेट्राथिकस। एंथर क्या हुआ? तो एंथर हुआ टेट्राथिकस। अब देखते हैं ये जो थीका है, जैसे ये लोब हुआ, इस लोब को एक बीच से लाइन आती है, ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करती है, यानी लॉन्ग, और इस लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो रन करती है लेंथ वाइज, यानी ऊपर से नीचे तक, और सेपरेट करती है अलग अलग थीका को। जैसे ये यहाँ पे ये लाइन जो है, ठीक है, इधर ये लाइन है, तो ये लाइन क्या कर रहे हैं दोनों? तो अलग अलग थीका को, जैसे ये एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक लोब हो गया। ठीक है, तो एंथर का एक ये लोब हो गया, इस लोब में एक थीका ये, एक थीका ये, इनको आपस में ये लाइन सेपरेट करती है, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस, या इसी को बोला गया जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इसी को और क्या बोला गया? तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसी को बोला गया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनली रन करता है और थीका को सेपरेट करता है। ठीक है, ये क्या होगा? तो लॉन्गिट्यूडनली रन करेगा और थीका को सेपरेट करेगा। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। उससे पहले ये स्ट्रक्चर को पूरा थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये थीका हो गया, एक ये थीका हो गया, ठीक है, एक ये थीका हो गया और ये एक थीका हो गया। ये एक एंथर, मतलब ये एक लोब का थीका हो गया और ये एक लोब का थीका हो गया। ठीक है, ये एक लोब का थीका हो गया दोनों, और ये एक लोब का थीका हो गया दोनों। ठीक, इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहीं ना कहीं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ये क्या हो रहा है? तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसको इधर ऐसे बना सकते हैं, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे ये थीका लोकेटेड है। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में थीका जो है वो कॉर्नर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या दिखेगा? 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब ऐसा सैक जो माइक्रोस्पोर को कंटेन करे। सैक कंटेनिंग माइक्रोस्पोर, कंटेनिंग माइक्रोस्पोर। ठीक है, सैक कंटेनिंग माइक्रोस्पोर। तो अच्छा, इसके लिए एक और टर्म दिया गया इस माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए। यही माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होता है तो बनाता है पॉलन सैक।
यही क्या बनाएगा, पॉलन सैक। एक्चुअल में माइक्रो स्पोर जो है या पॉलन ग्रेन जो है ये पॉलन सैक के अंदर स्टोर होते हैं, इसलिए क्या बोला गया, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू फॉर्म पॉलन सैक। अब कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पर हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीका से, ठीक है। तो यही थीका क्या है, 4 है, इसलिए क्या बोला गया, कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये सब के सब कॉर्नर पे लोकेटेड है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इधर, इसीलिए क्या बोला गया, इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला गया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वही डेवलप होके क्या बनाया, पॉलन सैक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके पॉलन सैक बनाएगा, ठीक है। तो अब माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये एक प्लूरल टर्म है, प्लूरल टर्म है, यानी चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को मिला के बोल दिया गया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो आउटलाइन में सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर इन आउटलाइन, इसमें 4 वॉल से सराउंडेड होता है, तो यानी एक वॉल ये हो गए अंदर इसके, ये एक वॉल हो गया, ठीक है, एक वॉल ये हो गया, इस टाइप से कर करके 4 वॉल से ये सराउंडेड होगा। इस 4 वॉल का नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टैपेटम। इनकी जो नंबरिंग है ये है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर। यानी एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर्ड होगा ये, सिंगल लेयर्ड। दूसरा एंडोथीसियम दूसरे नंबर का लेयर है, ये भी क्या हो सकता है, 1 से 2 लेयर थिक, 1 to 2 लेयर थिक हो सकता है ये। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर थिक हो सकता है, 2 से 3 लेयर थिक हो सकता है, ठीक है। टेपेटम मल्टी लेयर होता है, टेपेटम क्या है, तो मल्टी लेयर है, ठीक है। ऊपर के ये जो 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर का फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर के रप्चरिंग में हेल्प करते हैं। जब पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाता है एंथर के अंदर, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर जब पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाएगा, अब वो पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होने वाला होगा, उस टाइम पे ये तीनों लेयर क्या करते हैं, इनका डेहिसेंस होता है और साथ ही ये एंथर को रिलीज करते हैं। एंथर को शुरुआत में पॉलन को रिलीज करते हैं, शुरुआत में पॉलन को ये प्रोटेक्ट करते हैं, यानी प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। बाद में उसी को रिलीज करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो एंथर है या जो ये 3 लेयर हैं उनके हेल्प की वजह से एंथर बर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं टेपेटम पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। टेपेटम को नर्स सेल भी बोला गया, इसको और क्या बोला गया, इसको बोला गया नर्स सेल। रीजन, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, इसके अंदर 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म का रीजन है यहाँ पे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल होगा, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, इसी वजह से साइटोप्लाज्म क्या हुआ, तो इसका डेंस हो गया। 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ टैपेटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन इसका यह है कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी एंथर यंग होगा, यानी इन यंग एंथर, जो एंथर के बीच में यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और वो सेल्स एक जैसे होंगे, हर एक सेल्स एक जैसा होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। इन सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, इन्हें बोला गया स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, इन सेल्स को बोला गया स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम,
हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, कम्पैक्टली अरेंज होंगे, होमोजीनस सेल से मिलके बने हैं, और ये प्रेजेंट होंगे यंग एंथर में, जिन्हें बोला गया स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रॉपर्टी टोटल 4 मिली। क्या क्या मिला? तो सबसे पहला यंग एंथर में प्रेजेंट होगा, दूसरा कम्पैक्टली अरेंज होंगे, तीसरा होमोजीनस सेल्स होंगे, और चौथा सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होंगे। ये 4 प्रॉपर्टी किसकी है? तो स्पोरोजिनस टिश्यू की है। नेक्स्ट, इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू को बोला जाता है पॉलन मदर सेल या फिर पॉलन पोटेंशियल। इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या बोला गया? पॉलन मदर सेल या फिर सॉरी पॉलन पोटेंशियल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हें क्या बोला गया? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन पोटेंशियल। इन स्पोरोजिनस टिश्यू को बोला जाता है। ठीक है, देख लेते हैं लेयर हम लोग। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयरिंग थी, सबसे बाहर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? तो आउटर लेयर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इंडोथीसियम। यहाँ देख सकते हैं एक लेयर का है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम जस्ट उसके नीचे वाला लेयर है ये। तीसरा है मिडिल लेयर, 2 लेयर में दिखाया गया है मिडिल लेयर को, ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, चौथा है टेपेटम, चौथे नंबर पे। टेपेटम यहाँ ये पूरा दिखाया गया है 2-3 लेयर में, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, 3 लेयर में टेपेटम को दिखाया है, यानी ये मल्टी लेयर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। तो एक ये थीका हो गया, एक ये थीका हो गया, और ये पूरा का पूरा एक लोब हो गया। ये पूरा का पूरा एक लोब हो गया, 1 लोब। ये एक लोब, और ये दोनों क्या हो गए इसके? थीका। ये दोनों क्या हो गए इसके? थीका, 2 थीका। एक लोब में 2 थीका हो गए। और इसी थीका के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, यहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट हैं, वही क्या करेंगे? तो डेवलप होके बनाते हैं पॉलन ग्रेन। यही स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कहाँ से फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का? पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस। साइट क्या होगा इसका? क्वेश्चन आता है, साइट क्या होगा? तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। साइट क्या होगा इसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो भी माइक्रोस्पोर बनते हैं वो बनेंगे कहाँ? माइक्रोस्पोरेंजियम में। कौन से सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगे? तो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगे। किस सेल से बनेंगे? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म मिले, जैसे पॉलन पोटेंशियल। अब ये पॉलन पोटेंशियल बनाया कौन? तो ये बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये बनाता है पॉलन पोटेंशियल। बनाता है मतलब यही क्या है कि यही जब ग्रो कर गया, मैच्योर हुआ, तो उसे बोला गया पॉलन पोटेंशियल। पॉलन पोटेंशियल का ये मतलब है कि हर एक वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में कैपेबल हो, पॉलन ग्रेन को बना सके, उसे बोलते हैं पॉलन पोटेंशियल। या और क्या बोला गया? तो इसे बोला गया पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। या इसे और क्या बोला गया? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है, मतलब एक ही है, टर्म अलग अलग है। इनके अंदर होगा मियोसिस। इनके अंदर क्या हुआ? तो इनके अंदर हुआ मियोसिस। अगर एक सेल है कोई एक, तो मियोसिस से बनेंगे 4 सेल, और इन चारों को बोला जाता है माइक्रोस्पोर। इन्हें क्या बोला गया? माइक्रोस्पोर। इस पूरे प्रोसीजर का जो साइट है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। साइट इस पूरे प्रोसीजर का कहाँ है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो 4 सेल बने हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये बन गए 4 सेल। तो ये 4 सेल अरेंज हो जाते हैं एक यूनिट के फॉर्म में, और इन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन्हें बोला गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर जो है अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, जिन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ, यानी
जब एंथर क्या होगा, अब पॉलन ग्रेन बन गए तो ये पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाले होंगे, उस टाइम एंथर मैच्योर हुआ और मैच्योर होते ही डिहाइड्रेट होगा। इस डिहाइड्रेशन की वजह से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो है ये तीनों सूख जाते हैं। सूखने की वजह से फिर ये रप्चर होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और जैसे ही बर्स्ट होंगे अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या, माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही ये मैच्योर हुए और डिहाइड्रेट हुए, ये जो बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड ये अलग हो जाते हैं और ये अलग अलग पॉलन ग्रेन बन गए, और यही क्या हुए, तो यही डेवलप हो गए पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉलन ग्रेन हो गए किससे, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से। इससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं अभी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है, उसका पूरा एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में सबसे पहले आया क्या, तो सबसे पहले आया स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये होता है डिप्लॉइड, ये होता है डिप्लॉइड। ये डिफ्रेंशिएट होके बनाया पॉलन पोटेंशियल, ये बनाया पॉलन पोटेंशियल। ठीक है, इसी को और क्या बोला गया, तो पॉलन मदर सेल। ठीक है, इसी को बोला गया पॉलन मदर सेल। ये भी क्या होगा, तो ये भी होगा डिप्लॉइड। अब इसके अंदर हुआ मियोसिस, इस मियोसिस की वजह से बन गए 4 सेल, और ये चारों सेल जो हैं इनका होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, और इस रीअरेंजमेंट की वजह से ये चारों एक साथ एक ग्रुप में होंगे, और इस ग्रुप के बाहर का जो लेयरिंग होगा उसे बोला जाएगा ऐसे, ये हो गया लेयरिंग। ठीक है, अब इसे बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में अब होगा क्या, कि अब जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, व्हेन एंथर विल मैच्योर, व्हेन एंथर विल मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के जो 4 सेल हैं ये क्या हुए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है इसमें हर एक सेल की प्लॉइडी जो है वो n होगी ईच सेल के लिए। अब यहाँ जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के जो सेल्स थे अब यही डेवलप होके बना लेंगे पॉलन ग्रेन, डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या होगा, तो अब फिर एंथर जैसे मैच्योर हो ही रहा है, तो जो बाहर के 3 लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों डिहाइड्रेट होंगे। डिहाइड्रेट होने की वजह से इनकी ये बर्स्ट हो जाएंगे, बर्स्ट होते ही पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। आ जाते हैं फिर से, अब नेक्स्ट टर्म है जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में देखते हैं क्या क्या है पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉलन ग्रेन में, कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन जो है वही क्या है, मेल गैमेटोफाइट। कुछ फ्लावर्स के अंदर ये येलोइश पाउडरी कलर का होगा, मतलब येलोइश कलर का होगा, और पाउडरी सब्सटेंस जैसे हिबिस्कस, हिबिस्कस। ठीक है, गुड़हल के फूल में येलोइश पाउडरी सब्सटेंस होगा। पॉलन ग्रेन साइज में वेरिएबल होता है, पॉलन ग्रेन जो है साइज में वेरिएबल होगा, शेप में वेरिएबल होगा, कलर में वेरिएबल होगा, और
डिज़ाइन में वेरिएबल होगा अलग अलग स्पीसीज के लिए। अलग अलग स्पीसीज के लिए पॉलन ग्रेन क्या है, तो शेप में वेरिएबल है, साइज में वेरिएबल है, कलर में वेरिएबल है और डिज़ाइन में वेरिएबल है। अगर इसके शेप की बात की जाए तो शेप जो है वो जनरली स्फेरिकल होगा। जनरली क्या होगा, स्फेरिकल। साइज की बात की जाए तो साइज क्या है, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में। इसका डायमीटर जो है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर है। पॉलन ग्रेन की जो कवरिंग है, ये कवरिंग बनती है 2 लेयर की वॉल से। कवरिंग 2 लेयर वॉल का बना है। आउटर को बोला गया एक्साइन और इनर को बोला गया इंटाइन। तो आउटर क्या हुआ, एक्साइन, और इनर क्या हुआ, इंटाइन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं एक्साइन के बारे में। एक्साइन जो है ये स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल सब्सटेंस का बना है। एक्साइन किसका बना है, तो स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल सब्सटेंस का बना है। ये स्पोरोपोलेनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी तक का पता लगाया गया सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो है स्पोरोपोलेनिन। रीजन क्या है कि ये हाई टेम्परेचर में रह सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर स्पोरोपोलेनिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई अफेक्ट नहीं कर सकता स्पोरोपोलेनिन को। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी स्ट्रॉन्ग बेस भी अफेक्ट नहीं कर सकता स्पोरोपोलेनिन को। यही रीजन है स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। इसको फॉसिल के रूप में हम प्रिजर्व कर सकते हैं। रीजन क्या है, स्पोरोपोलेनिन। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को न ही टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, न ही स्ट्रॉन्ग एसिड अफेक्ट कर सकता है, न ही स्ट्रॉन्ग बेस अफेक्ट कर सकता है। साथ ही कोई ऐसा एंजाइम भी अभी तक नहीं लगाया गया है जो इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करे यानी नष्ट करे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या हैं, तो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली और एंजाइम। इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो पॉलन ग्रेन को अफेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये पॉलन ग्रेन हो गया। इस पॉलन ग्रेन पे जगह जगह क्या प्रेजेंट है, तो एक्साइन प्रेजेंट है। जैसे जगह जगह प्रेजेंट है एक्साइन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एक्साइन, ये हो गया एक्साइन, यहाँ पे एक्साइन हो गया। ठीक है, ऐसे क्या है, ये कुछ प्लेसेस पे एक्साइन प्रेजेंट है। क्योंकि एक्साइन जो है ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये क्या है एक्साइन, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, ये है एक डिसकंटिन्यूअस लेयर, डिसकंटिन्यूअस लेयर। एक्साइन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस। अब जैसे इस प्लेस पे एक्साइन एब्सेंट है, इसे बोला गया जर्म पोर। इसे बोला गया जर्म पोर। रीजन क्या है कि जब भी पॉलन जर्मिनेट होगा तो इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब बाहर आएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके या नष्ट कर सके। तो एक्साइन क्या है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर कुछ जगहों पे एब्सेंट होता है, उन्हें बोला गया जर्म पोर। और वहीं से जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो इस जर्म पोर के पास क्या है, स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट है। स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इंटाइन के बारे में। इंटाइन जो है ये इनर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर के साथ साथ ये कॉन्टिन्यूअस होगा। इनर लेयर के साथ साथ ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। इनर वाला पॉलन ग्रेन थिन है ये और कॉन्टिन्यूअस है। जबकि एक्साइन क्या था, तो एक्साइन जो था ये थिक है। एक्साइन क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर के साथ साथ ये थिक लेयर है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस भी है और थिक है। जबकि इंटाइन क्या है, तो इंटाइन कॉन्टिन्यूअस है और थिन है। ये बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। ये बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन का, यानी ये एंजाइम को विथस्टैंड नहीं कर सकता। सेलुलेज एंजाइम इंटाइन को नष्ट कर सकते हैं, पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो इंटाइन को नष्ट कर सकता है। क्लियर। अब जैसे कोई भी जैसे पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म। इस पॉलन ग्रेन के अंदर ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होगा ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा इंटाइन और उसके भी ऊपर होगा एक्साइन।
तो ये एक सीक्वेंस हुआ। सीक्वेंस क्या हुआ, तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो है एक्साइन, उसके नीचे है इंटाइन, ठीक है, उसके नीचे है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके नीचे है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक सीक्वेंस किसका किसका, तो कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन का। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म किससे सराउंडेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड होगा इंटाइन से, और ये इंटाइन के ऊपर जगह जगह पे एक्साइन प्रेजेंट होंगे। मैच्योर पॉलन ग्रेन जो है उसमें दो सेल होते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन में क्या है, तो दो सेल, पहला है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। पहला क्या है, तो वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल। ऐसे समझते हैं इसको, जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, इस सेल के बाहर जैसे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक, ऐसे समझते हैं ना, ये बाउंड्री। तो इसे बोलते हैं, जो बड़ा वाला है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटा वाला है इसे बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल्स जो हैं ये क्या होंगे, बड़े साइज के होंगे। एबंडेंट फूड रिजर्व होगा, क्योंकि जेनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। रीजन क्या है इसका, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जेनरेटिव सेल्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ठीक है। तो जो बड़ा वाला होगा वो वेजिटेटिव सेल्स है, और जो छोटा वाला है वो है जेनरेटिव सेल्स। बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल्स में एबंडेंट फूड रिजर्व होगा। रीजन क्या है, तो ये जेनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल को ये नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, वेजिटेटिव सेल्स जो हैं ये लार्ज होते हैं, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस जो है इस टाइप का किसी भी पर्टिकुलर कोई उसका शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जेनरेटिव सेल को देखते हैं, जेनरेटिव सेल स्मॉल है, ये छोटा सा यहाँ पे। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है। देखने में क्या लगेगा कि वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जेनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है। जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होते हैं। जेनरेटिव सेल कैसे होंगे, स्पिंडल शेप। यहाँ भी डेंस साइटोप्लाज्म है, इसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं की गई, इसका मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, लेकिन और जेनरेटिव सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है। जैसे ये है, ये एक पॉलन ग्रेन, यहाँ पे डिवीजन हुआ, तो ये जो डिवीजन होगा इस डिवीजन को बोला जाता है माइटोटिक डिवीजन। यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, तो ये है पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ए इनलार्ज भी हुआ पॉलन ग्रेन, ये ए फिगर है। ठीक, अब यहाँ से जब ये डिवीजन हो के ये बना लेगा तो ये डिवीजन होता है माइटोसिस, ये होता है माइटोसिस। अब इसमें भी कंप्लीट माइटोसिस नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सेल्स जो हैं ये अलग अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन से क्या बनाया, तो ये पॉलन ग्रेन में एक सेल है, यहाँ पे दो सेल हो गया, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल ये छोटा वाला पार्ट है, और वेजिटेटिव सेल ये पूरा बड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जब ये बना होगा, यानी टू सेल्ड, इसी को बोला गया टू सेल्ड स्टेज, इसी को बोला गया टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर इस कंडीशन में, यानी टू सेल्ड स्टेज में, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, जिसे बोला गया पॉलन ग्रेन सेड एट टू सेल्ड स्टेज। जबकि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर यही पॉलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज में सेट होंगे। अब ये थ्री सेल्ड स्टेज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो थ्री सेल्ड स्टेज के अंदर ये जेनरेटिव सेल्स जो हैं
ये जनरेटिव सेल्स डिवाइड होके यहाँ फिर से माइटोसिस होगा, और इस माइटोसिस की वजह से दो बना लेंगे मेल गैमेट, टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। ठीक है, दो क्या बना लिए, ये मेल गैमेट। अब ये दो मेल गैमेट वाले सेल्स प्लस एक वेजिटेटिव सेल्स, टोटल तीन हो गए। इसीलिए क्या बोला गया कि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो 3 सेल्ड स्टेज पे सेट होगा। पॉलन ग्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पॉलन ग्रेन के कई सारे स्पीसीज डिफरेंट एलर्जी, सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं, जिसमें या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे ये, तो सीवियर एलर्जी कॉज कर सकते हैं या फिर ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर जो कोई भी पर्सन है वो बार बार पॉलन ग्रेन के एक्सपोजर में आ रहा है, ठीक है, जो डिफरेंट स्पीसीज यानी मतलब जो हार्मफुल स्पीसीज हैं प्लांट, उनके पॉलन ग्रेन के अगर बार बार एक्सपोजर में आ रहे हैं तो उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है या ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। उसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम, जिसे बोला जाता है कैरेट ग्रास, या फिर इसको बोला जाता है कांग्रेस ग्रास। इसको और क्या बोला गया, कांग्रेस ग्रास। ठीक है, हुआ क्या था कि जब विदेश से इंपोर्ट यानी वीट जब बाहर से आ रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड वार के टाइम पे जब अनाज की कमी हुई थी, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अनाज की कमी हुई थी, हमारे देश में गेहूं की कमी हुई थी, उस टाइम पे अमेरिका से गेहूं, ठीक है, इंपोर्ट करके आया था। उस इंपोर्टेड गेहूं के अंदर क्या थे, ये पार्थेनियम के पॉलन थे। मतलब इस पार्थेनियम का क्या था, पॉलन, जो यहाँ पे आके, या फिर कह सकते हैं इस पार्थेनियम, ये पार्थेनियम जो है वो वहाँ से किसी भी तरीके से वीट के साथ आ गया इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ये पार्थेनियम जो है क्या है, ये एक टाइप का वीड है, ठीक है, जो हमारे खेती को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे। इस न्यूट्रिएंट्स में रिच होने की वजह से पॉलन टैबलेट मार्केट में आ गए एज अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के रूप में लोग पॉलन टैबलेट को लेते हैं। पॉलन टैबलेट के साथ साथ सिरप भी आने लगा। पॉलन टैबलेट के साथ साथ सिरप भी आने लगा। अच्छा, इस टैबलेट और सिरप का को ये क्लेम किया जाता है कि ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, यानी स्टेमिना को बूस्ट करते हैं। तो बूस्ट द स्टेमिना, ठीक है, स्टेमिना को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो एथलीट और जो हॉर्स होते हैं, रेस वाले, रेस हॉर्स जो हैं, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो ये लोग पॉलन टैबलेट या पॉलन सिरप का यूज करते हैं, जिसे क्लेम कर दिए। मतलब ये एक क्या है, तो ये एक इलीगल टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो इसके लिए क्लेम किया गया बाद में कि नहीं, ये इलीगल है, तो हटाया भी गया इसे। अब वाइबिलिटी, नेक्स्ट टर्म है वाइबिलिटी ऑफ पॉलन। वाइबिलिटी क्या होता है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि वाइबिलिटी होता क्या है। वाइबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे ही पॉलन, ये हो गया एंथर, ये क्या हो गया, तो ये हो गया एंथर, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ये है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है ये रिलीज हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, एंथर, इस एंथर से रिलीज किया गया पॉलन, पॉलन रिलीजेस, ठीक है, इस एंथर से पॉलन को रिलीज कर दिया गया। अब ये पॉलन का सीधा समझिए कि एक टाइप का एक्सपायरी डेट, ठीक है। अब ये पॉलन कब तक किसी स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद वो जर्मिनेट होके मेल गैमेट को ओवरी तक भेज सकता है, ये प्रॉपर्टी जब तक या जितनी देर तक वो, चाहे घंटा हो, मिनट हो, सेकेंड हो, या दिन हो, या साल हो, उस ड्यूरेशन को बोला जाता है वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। उस ड्यूरेशन को क्या बोला गया, तो वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, दो ऐसे फैक्टर हैं जिन पे वाइबिलिटी जो है पॉलन ग्रेन की डिपेंड करती है। कुछ सीरियल्स हैं जैसे वीट और राइस, 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, विद इन 30 मिनट, विद इन, ये अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं, यानी 30 मिनट से ज़्यादा जा ही नहीं सकता इनका वाइबिलिटी, राइस और वीट का। कुछ डिफरेंट फैमिली हैं, जैसे रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, इनमें वाइबिलिटी जो है पॉलन की
वो महीनों तक होती है, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ऐसे इनकी वाइबिलिटी होगी। पॉलन ग्रेन को हम -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन बोला गया, ठीक है। या अच्छा, ये टेक्निक यूज कहाँ होती है, तो पॉलन बैंक के अंदर ये टेक्निक यूज होती है, पॉलन बैंक के अंदर, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉलन को स्टोर किया जा सकता है कि जो फ्यूचर में अगर कोई भी एक ऐसा पेड़ है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, उसके पॉलन को अगर हम स्टोर कर लेते हैं तो फ्यूचर में क्या है कि हम उससे नए पेड़ बना सकते हैं। क्लियर। तो ये था पूरा मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड चीज़ें थी। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ा जाएगा अगली क्लास या अगले लेक्चर में, वो होगा गाइनोसियम से रिलेटेड।